अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। आप जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Assalamualaikum students, hope you all are fine, and in this video we are going to start our chapter number 3, and the topic is introduction to atmosphere. So we will study about the atmosphere, what is atmosphere, why atmosphere is necessary for us. So let's start. Atmosphere. Atmosphere is surrounding our earth from all sides in the form of a cover. यानी एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी अर्थ के गिर्द एक कवर है, एक इन्वेलप है, ठीक है। एक गैसेस का इन्वेलप है, ठीक है। डिफरेंट गैसेस हैं इसके अंदर। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज अटैच्ड टू अर्थ फ्रॉम ऑल साइड्स। एटमॉस्फेयर चारों तरफ से जो है वो ज़मीन को कवर करता है, एक लेयर है, एक कवर कह सकते हैं जो अर्थ के गिर्द है, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से भी बचाता है, जिसके अंदर हमें जो नेसेसरी गैसेस है, जैसे हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो वो होती है, जो हमें सांस लेने में मदद करती है, इसमें हमें ज़िंदा रहने के लिए मदद करती है, ठीक है। तो द लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ इज़ ड्यू टू दिस एटमॉस्फेयर। यानी हमारी ज़िंदगी जो है, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी लाइफ डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर पे। एटमॉस्फेयर इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक एलिमेंट्स। 3 ऐसे बेसिक एलिमेंट्स हैं एटमॉस्फेयर के। इनमें रेगुलर गैसेस आ जाती हैं, वेरिएबल गैसेस आ जाती हैं। रेगुलर गैसेस जिनकी अमाउंट एटमॉस्फेयर में सेम रहती है। वेरिएबल गैसेस वो होती हैं जिनकी अमाउंट कम या ज़्यादा होती रहती है। प्लूटेंट्स हैं, हमें ये पता है हम डेली बेसिस पर कितने प्लूटेंट्स जो हैं वो एटमॉस्फेयर में ऐड करते हैं या ऐड होते हैं। These are mostly found in the lowest part of the atmosphere। ये एटमॉस्फेयर का लोवेस्ट पार्ट जो है, सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसमें होता है, ठीक है, ज़मीन के पास पास, ठीक है। नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, 2 मेजर गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा हैं, और ये एटमॉस्फेयर का ऑलमोस्ट 99% बनती हैं। एटमॉस्फेयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस हैं। दीज गैसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के सर्वाइवल के लिए ये नेसेसरी गैसेस हैं जो मौजूद हैं। अबाउट 99% ऑफ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ 2 गैसेस। 99% एटमॉस्फेयर जो है वो 2 गैसेस पर मुश्तमिल है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड द अमाउंट ऑफ अदर गैसेस इज ओनली 1%। यानी 99% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन हो गए, और उसमें जो 1% है वो दूसरी गैसेस बन जाती हैं। Our atmosphere is made up of 78% of nitrogen and 21% of oxygen। इसमें 78% क्या हो गई? नाइट्रोजन एंड 21% क्या हो गई? ऑक्सीजन। इम्पोर्टेंस ऑफ नाइट्रोजन। हम नाइट्रोजन की इम्पोर्टेंस को देख लेते हैं। द फर्टिलिटी ऑफ सोइल डिपेंड्स ऑन नाइट्रोजन। सोइल की जो फर्टिलिटी है वो डिपेंड करती है नाइट्रोजन पर। दिस गैस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट आल्सो हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फायर।
यानी ये फायर आग लगने के अमल को भी कंट्रोल करती है। ठीक है, हमारे जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको ये सारी उस पर डिपेंड करती है। नाइट्रोजन नहीं होगी तो हमारे जो है प्लांट्स नहीं ग्रो करेंगे। Importance of oxygen. Oxygen is necessary for life. When we breathe, we absorb oxygen in our body. हमें पता है कि हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और अगर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे। दिस हैज़ इंटरैक्ट केमिकली विद अदर एलिमेंट्स इमीडिएटली इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड। जब भी हम इसको सांस लेते हैं ऑक्सीजन को, तो ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होती है और हमारा ब्लड जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। इट गिव्स अस एनर्जी बाय बर्निंग ऑन आवर फूड। जब हम आग जलाते हैं तो तब भी ऑक्सीजन की बर्निंग होती है। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी। द सर्वाइवल ऑफ लाइफ इज इम्पॉसिबल विदाउट दिस गैस। यानी लाइफ इंसानों की ज़िंदगी जो है, ह्यूमन बींग्स की जो ज़िंदगी है वो डिपेंड करती है ऑक्सीजन पर। अच्छा, आप मुझे जल्दी से आप सोचें कि ऑक्सीजन आती कहाँ से, ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है। ठीक है, ऑक्सीजन कैसे बनती है एटमॉस्फेयर में, ये आपने सोचना है। बड़ा आसान सा सवाल है, आपने बहुत पढ़ा होगा ऑक्सीजन कहाँ से आती है। ऑक्सीजन हेल्प इन बर्निंग ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। ऑक्सीजन हेल्प करती है, हमने कहा कि हर तरह की वो जो बर्निंग एनर्जी है उसमें हेल्प करती है, ये बर्निंग में आग लगने में हेल्प करती है। वेरिएबल गैसेस, नो वन कैन डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। ज़रूरी नहीं है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वही ज़्यादा ज़रूरी है एटमॉस्फेयर में, उनकी भी ज़्यादा वो उनकी भी जो है ज़रूरत है। लेकिन जो वेरिएबल गैसेस हैं जो जिनकी अमाउंट कम या ज़्यादा होती रहती है, जैसे नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गोन है, ओजोन है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरिएबल गैसेस इंक्लूड कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड ओजोन। इसमें कौन सी आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड आ गई। यहाँ पर वाटर वेपर्स की बात की हुई है, ओजोन की। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन अदर गैसेस, ये दूसरे गैसेस से हैवियर है। The quantity of carbon dioxide has increased about 25% in the last 200 years. The burning of energy sources, coal, oil, natural gas, etc., produces smog, which increase the quantity of carbon dioxide in atmosphere. हमें पता है कि हमारा जो भी बर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें जब हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं, जैसे ऑयल, कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये यूज़ करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे जितने भी व्हीकल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। हमारी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। तो लास्ट 200 ईयर्स में इन्हीं प्रोसेस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो एयर में इंक्रीज हो गई है, और इसकी इंक्रीज का मसला, जब ये इंक्रीज कर जाती है तो इसमें ये एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा देती है। ठीक है, जब भी ये अपनी खास अमाउंट में मौजूद रहेगी तो ये कुछ नहीं कहेगी, लेकिन अगर ये उससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह ही कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा हो जाना है। Similarly, the atmosphere temperature is also rising, which is harmful for the survival of life. हमें पता है टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो हमारी लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। इट इफेक्ट्स ग्लोबल क्लाइमेट, ग्लोबली इसने क्लाइमेट को इफेक्ट किया है, क्लाइमेट चेंज हुआ है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। द अदर वेरिएबल गैस इज ओजोन। इन एटमोसफेयर ओजोन इज फाउंड अबाउट 70 to 50 kilometers above from the अर्थ सरफेस। जो ओजोन है वो 70 to 50 किलोमीटर्स के दरमियान में होती है। ठीक है, और ओजोन हमें पता है कि सन से ऐसी अल्ट्रा वायलेट गैसेस आती हैं जो हमें ओजोन जो है वो ज़मीन की तरफ नहीं आने देती, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, रोक देती है। ठीक है, अगर वो ज़मीन पर डायरेक्टली आ जाए तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमें स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हमारा अर्थ पे सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। Importance of carbon dioxide. Carbon dioxide is necessary for life. This gas interacts with other gases and make carbohydrates.
ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाती है। हमें पता है जब प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को जो है वो छोड़ते हैं हवा में, ठीक है। दीज यानी फोटोसिंथेसिस के अमल में भी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़रूरी है। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कार्बोहाइड्रेट्स किस लिए ज़रूरी हैं? एनिमल्स के लिए और प्लांट लाइफ के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हीट को एब्जॉर्ब करती है एंड मॉडरेट द टेम्परेचर को मॉडरेट करती है। अगर मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये हीट एब्जॉर्ब करती है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा होगी, अगर कम होगी तो हीट नॉर्मल होगी, ठीक है। अब इसकी एक ख़ास अमाउंट जो है वो एयर में ज़रूरी है, यानी 0.2% अगर इसकी अमाउंट जो है एयर में है तो दैट इज़ वेरी वेल एंड गुड, बिकॉज ये हीट को एब्जॉर्ब करती है तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को हीट अप करने के लिए भी यूज़ होती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करना शुरू हो जाएगी और हमारे एटमॉस्फेयर की जो हीट रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हीट जो है वो रिक्वायरमेंट से ज़्यादा हो जाएगी। Importance of ozone. Ozone stops ultraviolet rays from coming from the sun to reach earth. हमने बात की कि ultraviolet rays को रोकती है। If ozone is not present in atmosphere, the high energy ultraviolet rays will become a danger for life on earth. Such high energy rays can cause skin cancer, eye diseases. Ozone filters these ultraviolet rays before sending the other rays to earth। यानी एक फिल्टर का काम करती है ये। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को, अल्ट्रावायलेट रेज को रोक के रखती है और बाकी जो रेज हैं वो ज़मीन तक आ जाती हैं। इनको रोक के रखती है। अगर ये ज़मीन पर आ जाएं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए। एयर कंटेन्स पोल्यूशन। अब हम पोल्यूशन थर्ड कंपोनेंट जो था वो बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन वेरिएबल गैसेस हैं, इनकी अमाउंट कम या ज़्यादा होती रहती है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है कांस्टेंट गैसेस हैं, इनकी अमाउंट कम या ज़्यादा नहीं होती, सेम ही रहती है। अब हम पोल्यूशन की बात करते हैं। एयर कंटेन्स पोल्यूशन minute particles suspended in air are the smoke from factories, vehicles contain large amount of carbon dioxide, sulfur and carbon monoxide and carbon dioxide. During burning, the smoke particles enter in the air in the form of all pollution। हमें पता है कि हमारी व्हीकल्स जो हैं, गाड़ियाँ जितनी भी चलती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती हैं, सल्फर एक्सक्रीट करती हैं। हमारी इंडस्ट्रीज भी यही काम करती हैं। तो बर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें स्मोक होती है, डस्ट पार्टिकल होते हैं और दूसरे भी लेड के पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में इंक्लूड हो रहे होते हैं, कंटिन्यूसली जो है वो शामिल हो रहे होते हैं। पोल्यूशन इज इफेक्टिंग द एटमॉस्फेयर ऑफ इंडस्ट्रियल सिटीज। दिस इज डेंजरस फॉर पब्लिक हेल्थ। इट काज डिजीजेस फॉर थ्रोट ब्रीदिंग। हमें पता है पोल्यूशन एयर में ज़्यादा हो जाए तो वो जो है वो ब्रीदिंग में मसला करता है, हमारे गला ख़राब हो जाता है, हमारे लंग्स ख़राब हो जाते हैं। पोल्यूशन आल्सो कंटेन्स गैसेस विच राइजेस अप इन एटमॉस्फेयर एंड फिनिश द ओजोन गैस। और ये अगर पोल्यूशन ज़्यादा हो जाएगा तो ये हमारी ओजोन को भी खतरा है, इससे ओजोन लेयर जो है वो डैमेज होती है इससे। और अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो ये ओजोन ख़त्म भी हो सकती है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन डायरेक्टली हमें इफेक्ट कर सकती हैं। इन दिस वे द अमाउंट ऑफ ओजोन इज डिक्रीजिंग। इसी पोल्यूशन की वजह से हमारी ओजोन जो है वो डिक्रीज कर रही है। द डस्ट पार्टिकल आल्सो फ्लाई फ्रॉम आवर सरफेस टू एंटर द एयर। द क्वांटिटी इज नॉट यूनिफॉर्म। Their quantity is greater in deserts as compared to humid areas. Their quantity is also large in अर्बन एंड रूरल एरियाज। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये भी एयर में कंटिन्यूसली शामिल हो रहे हैं, ठीक है। और ये जो डेजर्ट एरिया है, जो सहराई इलाके हैं, वहाँ पर इनकी अमाउंट ज़्यादा है। और जो हमारी सिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ वहाँ पर भी ज़्यादा है इसकी अमाउंट। आगे हम बात करते हैं वाटर वेपर्स की। वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ गैस। हमें पता है वाटर जो है वो अपनी थर्ड कंडीशन में गैस में होगा तो वो एटमॉस्फेयर में एंटर होगा। अमंग द वेरिएबल gases, water vapors are very important part of atmosphere. Water vapors not only absorb heat but also help in transferring heat from one place to another. If water vapors are not present in atmosphere, there will be no cloud and rain.
वाटर वेपर्स ज़रूरी हैं हमारी एयर में होना। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी, वाटर वेपर्स हमारी एयर में होंगे तो क्लाउड्स बनेंगे, और क्लाउड्स जो हैं वो आपको पता है क्लाउड्स होंगे तो फिर बारिश होगी, ठीक है। तो ये हमारे एटमॉस्फेयर को और हमारी इन्वायरमेंट को क्लीन रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। द सिस्टम ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन वाटर वेपर्स। अर्थ एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सन। ड्यू टू दिस हीट the water of ocean and other water bodies changes into vapors by vaporization, ठीक है। वाटर वेपर्स क्यों बनते हैं? ओशन पर हीट की वजह से एवेपोरेशन होती है, वेपराइजेशन की वजह से वाटर वेपर बनते हैं। The water vapor add to air, their quantity in atmosphere depends on temperature। अब उनकी जो क्वांटिटी है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और ज़्यादा वाटर वेपर्स बनेंगे। If temperature is high, the quantity of water vapors will also be high in atmosphere. Due to their presence in atmosphere, the intensity of heat and कोल्डनेस रिमेन्स मॉडरेट, यानी टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहता है, ठीक है। हमारे जो एटमॉस्फेयर में अगर वाटर वेपर ज़्यादा होंगे और ये ट्रांसफ़र भी करते हैं, हीट ट्रांसफ़र भी करते हैं। देखें एक जगह पर अगर ओशन पर वही टेम्परेचर ज़्यादा है, वहाँ पर इवेपोरेशन हो रही है तो वहाँ पर जो है वो क्लाउड्स बनेंगे, फिर हवा के साथ वो क्लाउड्स जो हैं वो लैंड एरियाज़ की तरफ मूव करेंगे। इस तरह से ओशन से लिया हुआ वाटर, ओशन से बने हुए क्लाउड जो हैं वो लैंड एरिया पर अपना वाटर जो है वो रेन की फॉर्म में फॉल होगा, तो वहाँ पर जो है वो टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा और जो है यहाँ का एनवायरनमेंट भी मॉडरेट हो जाएगा, एटमॉस्फेयर भी मॉडरेट हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे द लेयर स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर किस तरह का है। ये डिफरेंट लेयर्स से मिलकर बना है, ठीक है। हर लेयर की अपनी खसूसियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर सबसे पहली लेयर जो है वो कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर, द लेयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हम जिसमें हम रह रहे हैं या जिसमें हम सांस लेते हैं उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, जो अर्थ के नज़दीक है। इट इज़ नेसेसरी फॉर ऑल काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। ये सब तमाम लिविंग जो थिंग्स हैं उनके लिए, लिविंग काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं, जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑन अर्थ आर ड्यू टू इट, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ अर्थ पर होती हैं वो इस वजह से होती हैं। ऑल क्लाइमेटिक चेंजेस अपीयर इन दिस लेयर, फॉर एग्जांपल क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, winds and heat, etc. These changes provide a moderate environment to Earth. The gases, water vapors, and dust particles of atmosphere are present in this layer. The temperature in upper and most portion of this layer is about 660 degrees centigrade. Minus 60 degrees centigrade. The temperature in this layer decreases with height. It is present about 16 kilometer above Earth's surface. जितनी भी क्लाइमेटिक वेरिएशंस आती हैं, चेंजेस आते हैं, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन है, रेन है, ठीक है, विंड्स हैं, हीट है, ये सारे प्रोसेसेस जो हैं वो इसी ट्रोपोस्फेयर में होते हैं, ठीक है। और ये देखें ना, ये सारे चेंजेस होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट भी मॉडरेट होगा, एनवायरनमेंट में भी चेंजेस आते रहेंगे। और वाटर वेपर्स और गैसेस और डस्ट पार्टिकल भी इसी लेयर में होते हैं, हमने बात की थी। और इसका जो अपर पोर्शन है, इस लेयर का जो अपर पोर्शन है, इसका जो टेम्परेचर है वो लेस देन 60, -60 डिग्री, ऑलमोस्ट -60 डिग्री होता है। -60 डिग्री क्यों होता है? जैसे जैसे हम लोग ज़मीन से ऊपर की तरफ, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ, हाइट की तरफ मूव करेंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा, ठीक है। और ये जो है वो इसकी लेंथ, जो इसकी हाइट जो है वो 16 किलोमीटर्स है, ठीक है। ज़मीन सरफेस से लेकर इसकी अपर जो लेयर है, जो लेयर है वहाँ तक जो है 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यानी इसकी विड्थ कह लें हम लोग 16 किलोमीटर है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की। दिस लेयर इज प्रेजेंट अबव द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर से अबव जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। इन दिस लेयर द टेम्परेचर about rises with height instead of decreasing.
अब उसमें क्या हो रहा था, जैसे जैसे हाइट में जा रहे थे टेम्परेचर कम हो रहा था। यहाँ पर टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट में जा रहे हैं राइज कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इन दिस एट इट्स बाउंड्री टेम्परेचर रीचेज अबाउट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब वो जैसे जैसे माइनस, वहां पर -60 हो गया था ना, -60 डिग्री हो गया था, तो जैसे जैसे हाइट में जाएंगे तो वो इंक्रीज होने के बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएगा। ह्यूज अमाउंट ऑफ ओजोन गैस इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फीयर। याद रखना है कि ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है, ठीक है। ट्रोपोस्फीयर में जितनी भी लाइफ एक्टिविटीज है वो होती हैं, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन गैस है, ठीक है। Above troposphere, this layer of stratosphere begins from 16 किलोमीटर and ends at 50 किलोमीटर, यानी 16 से लेकर 50 किलोमीटर तक, यानी 34 किलोमीटर इसकी टोटल विड्थ बनेगी, ठीक है। Next layer है that is mesosphere. This layer is present above stratosphere. In this portion temperature gain again decreases with height. अब यहाँ पर फिर से वही बात हो गई, टेम्परेचर जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर कम हो रहा है। At the boundary of mesosphere the temperature of air reaches about -100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है टेम्परेचर। Here the gases of air and other particles are in minimum amount. This layer is about from 50 to 80 kilometers in the atmosphere, यानी 50 से 80 किलोमीटर, यानी 30 किलोमीटर इसकी टोटल विड्थ हो गई। और इसमें बहुत कम अमाउंट में गैसेस मौजूद होती हैं। ज़्यादा गैसेस जो हैं वो, सबसे ज़्यादा गैसेस जो हैं वो ट्रोपोस्फेयर में, फिर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन आ जाती है जो ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। उसके बाद मीजोस्फेयर में जो दूसरी गैसेस हैं वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे थर्मोस्फेयर की। The thermosphere extends from 80 kilometers to the final boundary of atmosphere, यानी 80 किलोमीटर से आगे जो जितनी भी एक्सटेंशन है, फाइनल बाउंड्री है एटमॉस्फेयर की, वहां तक थर्मोस्फेयर है। इन दिस पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर टेम्परेचर इंक्रीजेज विद हाइट। अब यहाँ पर फिर टेम्परेचर जो है वो जाना शुरू हो गया है, ज़्यादा होना शुरू हो गया है जैसे जैसे हाइट इंक्रीज हो रही है। एट द हाइट ऑफ 350 किलोमीटर्स द टेम्परेचर ऑफ अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिकॉर्डेड, यानी जहाँ यहाँ से 350 किलोमीटर अर्थ सरफेस से 3 से 50 किलोमीटर तक जाएं तो जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब आपने क्या बातें याद रखनी है, ट्रोपोस्फेयर में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, वो हमारा लाइफ स्फीयर भी उसको हम कहते हैं, क्योंकि उसमें लाइफ जो एक्टिविटीज़ हैं वो होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है, और वहाँ पर जो ओजोन लेयर मौजूद है। उसके बाद हम मीजोस्फेयर की बात करें तो हम मीजोस्फेयर में कहते हैं कि टेम्परेचर जो है वो फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और वो -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है डिक्रीज होते होते, और वहाँ पर जो अमाउंट ऑफ गैसेस हैं वो बहुत कम अमाउंट में मौजूद हैं। उसके बाद हमने बात की थर्मोस्फेयर की। थर्मोस्फेयर की एक्सटेंशन जो है वो मीजोस्फेयर से शुरू होती है और आगे आगे एक्सटेंड करती जाती है, ठीक है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है। और अगर हम थर्मोस्फेयर में 350 किलोमीटर तक चले जाएं तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा था हाइट के साथ, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाता है। Then we will discuss about the difference between weather and climate. Weather is whole condition of temperature, atmosphere pressure, wind speed, air humidity, and precipitation of rain and snow if a particular may place at a particular time. वेदर क्या है, वेदर एक शॉर्ट टर्म क्लाइमेटिक कंडीशन है, ठीक है। अब हम बात करें कि वेदर जो है वो डेली बेसिस पर चेंज होता है, ठीक है। एक दिन में 2 वेदर भी हो सकते हैं, 3 वेदर भी हो सकते हैं, ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म होता है एक स्पेसिफिक प्लेस पे। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगी कि सुबह टाइम हम उठते हैं तो जी जनाब बारिश हो रही होती है, ठीक है, और वो बारिश जब होती है ख़त्म होती है तो ख़त्म होने के बाद जो है शाम को सूरज निकला होता है, तो हम कहते हैं कि मॉर्निंग में रेनी वेदर था और शाम को सनी वेदर हो गया, ठीक है।
तो ये देखे ना, एक दिन में 2 वेदर हमने फेस किए। ठीक है, तो वेदर जो है शॉर्ट टर्म के लिए, कम वक़्त के लिए होता है, ज़्यादा लंबे अरसे के लिए नहीं होता। ठीक है, आया और ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेदर चेंजेस विद टाइम व्हाइल द क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एंड दैट persists there for a long time. The only difference between weather and climate is that weather is the atmospheric condition of some places at particular time, while climate is the atmospheric condition of particular place during the long time. यानी अब हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट लॉन्ग टर्म जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर की या हमारे एनवायरनमेंट की कंडीशन है। ठीक है, अब हम अपने यहाँ पर पंजाब की बात करें तो हम कहेंगे ये पंजाब का जो वेदर है, सॉरी, जो पंजाब का क्लाइमेट है वो गर्मियों में गर्म हॉट है और सर्दियों में जो है वो कोल्ड है। ठीक है, हमें पता है, और हमें पता है कि सालों से यही चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये हम कहेंगे कि हाँ, ये हमारा क्लाइमेट है, ये लॉन्ग टर्म है, ये इसी तरह ही रहता है। ठीक है, ये ज़्यादा देर तक चलता है और इसमें जो वेरिएशंस आती रहती हैं, डिफरेंट एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आती रहती हैं, उसको हम वेदर कहते हैं। ठीक है, और इनमें दोनों में डिफरेंस यही है कि वेदर शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है। अगर लाहौर में बारिश हो रही है तो ज़रूरी नहीं कि इस्लामाबाद में भी बारिश होगी। हम कहेंगे कि लाहौर में रेनी वेदर है और इस्लामाबाद में सनी वेदर है, या इस्लामाबाद में क्लाउडीनेस हो रही है। ठीक है, तो ये हमारा वेदर है जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, स्पेसिफिक प्लेस के लिए होता है। ठीक है, सारी जगहों पर सेम नहीं होता, लेकिन हमारा जो क्लाइमेट है वो सारी जगहों पर सेम होता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता, वो हमारी बेस है और जो वेदर है उस पर जो है वो वेरिएशन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज ओवर द अर्थ सरफेस। Climate change over the Earth's surface. So the atmosphere of Earth changes due to the activities of human beings. Climate किस तरह से change होता है? हमारी activities, मैंने बताया fossil fuels हम burn करते हैं, हमारी vehicles, हमारी factories जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और different gases जो हैं वो air में छोड़ती हैं, और जिसकी वजह से हमारा temperature increase होता है, और ये सारा human activities की वजह से होता है। Human make roads, buildings and dams to fulfill their needs. In 2009, an international conference was held in Copenhagen, capital of Denmark, on the issue of climate change. डेनमार्क में एक 2009 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसको क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहते हैं। Many countries of the world participated in this conference. Many decisions were taken in conference to reduce the release of carbon dioxide, to control the trend of increasing temperature of on earth। यानी जो टेम्परेचर पर अर्थ पर टेम्परेचर क्यों इंक्रीज हो रहा है उस बात को डिस्कस किया गया और उसकी वजूहात को डिस्कस किया गया। A specific amount of carbon dioxide is necessary for life on earth, but the quantity of carbon dioxide is rapidly increasing in the world. Increase the quantity of CO2 and other dangerous gases in the atmosphere due to the smoke released during the use of energy sources, that is coal, oil, natural gas, etc. यानी coal, oil, gas, natural gas हम लोग यूज करते हैं, उनको बर्न करते हैं, तो उनके बर्निंग प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में इंक्रीज करती है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस एब्जॉर्ब द हीट कमिंग फ्रॉम द अर्थ, ये एब्जॉर्ब करती हैं हीट को। इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर विच इज हार्मफुल फॉर आवर लाइफ on earth. In this way the climate of the whole world is affected and it is changing. When volcanism occurs, dust particles and gases etc. enter in air in the huge amount. It also result in चेंजेस इन क्लाइमेट, यानी जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और हमारा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, और वॉल्केनिज्म की भी बात की थी हमने, फर्स्ट चैप्टर में बात की थी कि वॉल्केनिज्म के थ्रू भी जो है वो
कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस, डिफरेंट डस्ट पार्टिकल्स, डिफरेंट गैसेस जो हैं वो एंटर होती हैं एटमॉस्फेयर में, और ये भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बनती हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड डेली बेसिस पर हमारी फैक्ट्रीज की वजह से, हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल्स हैं उनकी वजह से इंक्रीज हो रही है। बर्निंग प्रोसेस के थ्रू हम अपने घरों में भी नेचुरल गैस ही यूज़ करते हैं, उसके थ्रू भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो आपने सोचना है जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। कम करने के लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसका जवाब आपने सोचना है और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में भी आंसर करूंगी, ठीक है। तब तक के लिए अभी हम लोग अपना ये चैप्टर यहाँ पर स्टॉप कर रहे हैं। आपने ये ज़रूर सोच के आना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।